नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। भारत की ओर से हमला होने का इंतजार करते करते पाकिस्तान थकने लगा है। इधर पीएम मोदी एक के बाद एक महत्वपूर्ण बैठकें करके पाकिस्तान को माइंड गेम में फंसा रहे हैं। भारत ने कोई बम नहीं गिराया है, लेकिन पाकिस्तान डर से अधमरा हो चुका है। भारत अभी तक केवल युद्ध की तैयारी करते ही दिखाई दे रहा है। सेना को खुली छूट मिल गई है। सीमा पर ग्रामीणों ने फसलें काट ली हैं। बीएसएफ ने ग्रामीणों को आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दे दी है। पाकिस्तान के लिए 23 मई तक एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। एयर स्पेस बंद करने का मतलब है कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड विमानों, पाकिस्तानी एयरलाइंस और दूसरे विमान ऑपरेटरों की ओर से चलने वाले या इनके मालिकाना हक वाले या लीज पर दिए गए विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र उपलब्ध नहीं होगा। ऐसा करके भारत पाकिस्तान की हवाई घेराबंदी कर रहा है। पीएम मोदी ने अपना रूस दौरा कैंसिल कर दिया है। इससे पहले भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द किया, अटारी बॉर्डर सील किया और पाकिस्तानियों को लौट जाने के निर्देश दे दिए। भारत के हर फैसले के बाद पाकिस्तान की तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली है। सिंधु में भारतीयों का खून बहा देने से लेकर परमाणु बम तक की धमकी भारत को मिल चुकी है। भारत ने पहल तो नहीं की, उल्टे पाकिस्तान ही लगातार एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन उसे 100 सुनार की और एक लोहार की वाली कहावत अच्छे से पता है और वो जानता है कि भारत का एक कदम भी उसके लिए तबाही का मंजर लेकर आएगा। यही वजह है कि वो पनाह मांगने लगा है। पाकिस्तान की गुहार के बाद अमेरिका को कहना पड़ा कि वो भारत और पाकिस्तान के तनाव पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत करेगा। अमेरिका की विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है कि अमेरिका इस मुद्दे पर दूसरे राष्ट्रीय नेताओं और विदेश मंत्रियों से संपर्क कर रहा है। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर बयान जारी किया है। सऊदी शासन ने दोनों पक्षों से तनाव को कम करने और विवाद के कूटनीतिक समाधान की अपील की है। अमेरिका और सऊदी अरब के अलावा चीन, टर्की और कतर ने भी दोनों देशों से तनाव कम करने की उम्मीद जताई है। ऐसे में मुद्दे की बात में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान निर्दोषों का खून बहाकर अमेरिका के पल्लू में छिप रहा है? क्या ऐसे हालात में भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए? क्या भारत पाकिस्तान के इस मसले पर दूसरे देशों का हस्तक्षेप काम करेगा? क्या भारत माइंड गेम में फंसाकर पाकिस्तान को युद्ध से पहले ही परास्त कर चुका है? क्या युद्ध से बचने के लिए पाकिस्तान एलओसी पर कब्जा छोड़ने के लिए राजी हो जाएगा? ये तमाम अहम सवाल जिनका जवाब अपनी चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर विराट मिश्रा जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार, विदेशी मामलों के जानकार विजेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और मेजर विराट जी, सबसे पहले तो आपसे ही सवाल, क्या पाकिस्तान पर कार्रवाई से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत पर काम कर पाएगा? देखिए, आज तो सबसे जरूरी महत्व जो हम करने वाली है वो भारत 3 तरीके से इसको घेरने की कर रहा है। आज पहला है सैन्य कार्रवाई, उनका फ्री हैंड उन्होंने अपने को आर्मी में दिए, तैयारियों में जुट। दूसरी चीज, आतंकवादियों को से जो उनको घेरा जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है। कश्मीर में जो आतंकवादी थे और उनके ये सारी चीजें कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ते हुए हम दिखाती है। दूसरा है हमारी सांस्कृतिक और आंतरिक जो कोट हम के ऊपर कर रहे हैं, ये सारी चीजें लगा, चाहे वो सिंधु जल संधि का निलंबन हो या पाकिस्तानी नागरिकों और राजनयिकों का निष्कासन हो, और चाहे हमारे जो हवाई मार्ग है या जो हमारा वीजा देना या राजनयिक संबंध है या व्यापारिक मार्गों को बंद करना, ये सारी चीजें हम लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल अगले होना ठीक है। विराट जी आपके पास होगा। विजेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए हमारे साथ। विजेंद्र सिंह जी, जो भारत का एक्शन होगा वो क्या सिर्फ पीओके तक ही सीमित रहेगा या पीओके के आगे भी जा सकता है? मैं आपसे बहुत डिटेल से समझना चाहूंगा, क्योंकि आप इन सब मामलों को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे अहम बात है कि भारत की जो स्ट्रैटेजी है
वो कहा जा रहा है कि, और बताया ये भी जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक कहा जा सकता है कि चारों तरफ से घेरने की कवायद है। यानी कि पाकिस्तान को सिर्फ भारत और पाक की जो सीमा है वहीं से अटैक नहीं किया जाएगा, बल्कि कई ऐसे फ्रंट्स हैं जहां से भारत अब सर्वाइव कर रहा है। और भारत की कोशिश यही है कि चारों तरफ से उसे घेर लिया जाए। बलूचिस्तान है, सिंध है, और ये तमाम जो कहा जाए कि फ्रंट्स हैं, इस फ्रंट पर भी भारत बहुत जोर शोर से काम कर रहा है और हर तरह की कवायद हो रही है और भारत को हर तरह से सपोर्ट भी मिला है। लेकिन इस बीच में जो भारत और पाक के बीच की सीमा है, सीमा के आसपास जो पाकिस्तान के जो पोस्ट हैं और पाक रेंजर्स के जो फ्लैग्स है, वो फ्लैग्स हटाए हुए दिखाई दे रहे हैं। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान का जो पोस्ट है प्रिंसिपल, वहां से काफी दूर तक, काफी अंदर तक पाकिस्तान की जो फौज जो कि सीमा पर तैनात रहती है, पाकिस्तान रेंजर्स, वो चली गई है। तो चाहे तौर पर भारत की जो रणनीति है और कहा जाए कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की शुरुआत हुई है, क्योंकि और खास बात और कहूंगा कि भारत शुरुआती दौर में अभी दो तरह से वॉर कर रहा है काम। एक तो डिप्लोमेटिक सर्जिकल जो स्ट्राइक हुआ है वो बड़ा एक कहा जाए कि दबाव तो बनाया ही है, और उसके अलावा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की भी तैयारी है। और इस तरह से भारत चाह रहा है कि एक डायरेक्ट, देखिए सबसे अहम बात है कि पीएम कई बार बता चुके हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग जारी है, इस दौरान जो पीएम का जो बयान है उसमें पीएम ने कई बार बात कर जिक्र किया है कि वॉर इज नॉट नेसेसरी, यानी कि ये और ये एरा जो है वॉर नहीं है। तो जाहिर तौर पर एक डायरेक्ट वॉर की शुरुआत और भारत नहीं चाह रहा है, लेकिन भारत चाह रहा है कि किसी तरह से पाकिस्तान को एक तरह से पंगु बनाया जाए और उसकी जो सामरिक क्षमता है और जो स्ट्रैटेजी है उसको वीक किया जाए। तो इस लिहाज से दो स्टेप जो किए गए हैं, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की जो शुरुआत हुई है, उसके बाद से तीसरा जो मोर्चेबंदी होगी वो सीमा के आसपास जो पाकिस्तान के जो पोस्ट है वहां पर किया जाएगा अटैक। और चौथा जो मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान में, और तो कहा जाए पीओके में जो टेरर लॉन्च पैड्स है, और बताइए जा रहा है कि करीब 46 जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं, उन लॉन्च पैड्स पर पूरी तरह से निशाना बनाने की तैयारी हुई है। और यही वो जो तमाम लॉन्च पैड्स हैं उन सब को खत्म किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये बड़ी कवायद होगी और कोई शक की बात है कि भारत एक आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। जी ठीक है विराट जी, बहुत अहम बात ब्रजेंद्र सिंह जी ने कही है। एक तो जो कूटनीतिक स्ट्राइक की बात कही इन्होंने कि कूटनीतिक स्ट्राइक जो हुई हमारी तरफ से वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिसमें से 5 जो स्ट्राइक्स किए हम लोगों ने वो बहुत महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा जो माइंड गेम के साथ हम लोग साइकोलॉजिकल वॉर की में घेर रहे हैं हम लोग पाकिस्तान को, ये इससे क्या हमारी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? हम पाकिस्तान को घेरने में कामयाब हो पाएंगे कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए वाकई धरती में उतरना पड़ेगा भारत को? जी, जैसा कि फेलो पैनलिस्ट ब्रिजेंद्र सर ने ये बात कही कि साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका का ऑपरेशन होता है, जिसमें आप दुश्मन की जो इच्छा शक्ति होती है लड़ने की, वो उस इच्छा शक्ति को आप तोड़ते हैं और अपनी बढ़त बनाते हैं उसके मन के अंदर उसको हराने के लिए। आज के समय में अगर हम देखें तो बात सिर्फ पीओके तक ही नहीं रह गई है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो भारतीय नौसेना ने गुजरात तट पर भी द्वारका, दीव और ओखा और पोरबंदर क्षेत्रों में 20 से 3 मई तक फायरिंग के निर्देश जारी हुए हैं और वहां पे भी वो एनएवी एरिया में वार्निंग जारी की गई है कि वहां पे अभ्यास होगा। एयरफोर्स स्ट्राइक पहले भी कर चुका है, आर्मी स्ट्राइक कर चुकी है, सर्जिकल स्ट्राइक में बालाकोट स्ट्राइक हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है नौसेना की तरफ से भी कुछ हरकत देखने को मिले, नेवल ब्लॉकेड के तौर पे या किसी और तौर पे, क्योंकि हम लोग कई बार नेवी का काम भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि नेवी भी एक बहुत बड़ा अस्त्र है जिससे हम पाकिस्तान को घेर सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के साथ नेवल ऑपरेशंस भी एक ऐसी जगह है, कयास नहीं लगा रहा हूं, पर फिर भी एक बड़ी संभावना है कि भारत नेवल रूट से भी कुछ पाकिस्तान को हमला करने का प्रयास करे। और ये बहुत बड़ी स्ट्राइक नहीं होगी, ये लिमिटेड प्रिसीजन स्ट्राइक होगी, एक निश्चित एरिया में होगी
और इसका एस्केलेशन का चांस तो ऑब्वियसली बना हुआ है, ये बढ़ जाए, मुद्दा बहुत बड़ा हो जाए, तो इसलिए बाकी देश भी उसको संभालेंगे। भारत अपनी कूटनीतिक तौर पर एस जयशंकर साहब, प्रधानमंत्री जी अलग अलग देशों के राजनयिकों और वहां के विदेश मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों से बात कर भी रहे हैं। उनको जरूर उन्होंने हिंट किया होगा, बताया होगा कि आगे किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, और कहा होगा कि हम पाकिस्तान को ऐसे बख्श नहीं देंगे। 26 लोगों, आम जनों की, निर्दोष जनों की जान गई है, उसको ऐसे माफी नहीं दी जा सकती। जी बिल्कुल, हमारे साथ सरदार तैयब खान वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से, वो भी जुड़ गए हमारे साथ, और मुकीम अहमद रक्षा विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरदार तैयब खान साहब, क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि वो भारत जैसे महाशक्ति से युद्ध कर सके? सरदार तैयब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तैयब जी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ऐसी है, ऐसी आप लोगों की अर्थव्यवस्था है, आपके देश की ऐसी अर्थव्यवस्था है कि आप भारत से टकरा सको? क्योंकि वहां के नेता तो रोज नई नई कहानियां, रोज नई नई धमकियां देते हैं, अपनी स्थितियों का आकलन नहीं कर पाते वो नेता। अपनी बहादुर फौज के साथ खड़ी है, और पाकिस्तान में बिल्कुल इस तरह की भरपूर सलाहियत मौजूद है कि इंडिया को नाकू चुभवा सकते हैं। ऐसी कोई सूरत नहीं है कि भारत जो है वो कोई भी मिस एडवेंचर अगर करेगा तो उनको जवाब हमारे आदात की आपने देखा होगा, हमने भरपूर तरीके से जो है वो हमारे डीजीआई प्यार साहब ने भरपूर आपको न सिर्फ एक्सपोज किया, जो आपने वहाँ पाकिस्तान में सरहदों में घुसने की जो आपके लोगों ने कोशिश की, आपकी फजाई ने जो कोशिश की, उसको भी हमने न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान कोई सोया हुआ नहीं है, पाकिस्तानी सोए हुए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जाग रहे हैं, पाकिस्तानी जो है वो हर वक्त तैयार है। और हमें तो इंतजार है कि आप लोग कब कोई बड़ा मिस एडवेंचर करेंगे जिसका हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बदकिस्मती ये है कि जो आपके नरेंद्र मोदी साहब है वो यहाँ खत्ते को जंग की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। हालांकि जंग दोनों ममालिक के लिए भी फायदेमंद तो नहीं है, दोनों न्यूक्लियर पावर है। अगर ये न्यूक्लियर जंग हो जाती है तो पूरा का पूरा खिता तबाह इससे होता है। ये कोई मजाक तो नहीं है, ये कोई टीवी चैनल में बैठकर बड़ी बड़ी बढ़ के मारने से, बड़े बड़े भाषण देने से तो जंगें नहीं जीती जाती ना, ये तो कौमी जज्बे से जीती जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर जो है वो सलाउद्दीन अयूबी जैसा हौसला है, और जो है वो खालिद बिन वलीद जैसा जो है वो जज्बा है। हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। अगर जंग मुसल्लत की गई तो हमारी पाक फौज हर वक्त तैयार है आपको मुंह तोड़ जवाब देने का। और हम समझते हैं कि हम पर जंग अगर मुसल्लत की गई तो हम आपको पहले से बढ़कर इंशाल्लाह जो है वो मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, और भरपूर तरीके से पाकिस्तान अपना दफा भी करेगा। पाकिस्तान जो है वो इससे पहले भी आपके सामने यह हिस्ट्री आप याद रखें, 2019 की 27 फरवरी का दिन याद रखेंगे जब अभिनंदन साहब आपके को हमने जो है यहाँ चाय पिलाई थी। उनको जब उनको बाहिफाजत तैयारी से हमने नीचे उतार कर उनको खातर तवाज़ुन उनकी की थी, और बड़ी इज्जत के साथ उनको फुल प्रोटोकॉल के साथ उनको यहाँ से वाघा बॉर्डर से रुखसत किया था, जज्बा खैर संगाली के तहत। इसी तरह अगर आप थोड़ी हिस्ट्री याद रखें तो 1.5 माह पहले यहाँ जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था। हमने तो आप लोगों पर जो है वो न जंग का ऐलान किया, ना कोई ऐसा बहाना बनाया कि जी जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो गया, लिहाजा अब हम भारत के साथ तमाम सफारती ताल्लुकात खत्म करते हैं और अब हम जो है वो जंग का ऐलान करते हैं। जंग का जो जुनून है वो आपकी तरफ से शुरू हुआ है। पहलगाम जैसा जो वाकया हुआ, जो 26 लोग जो है वो वहां लापते हुई है, वो फेलियर किसका है? वो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी काम तो सरदार तैयब जी ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। मुकीम साहब से भी एक सवाल लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। मुकीम साहब, इमरान खान समेत पाकिस्तान के कई बड़े नेता इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तान की धरती में आतंकवाद पलता पोसता है। अब आप लोगों को लगता नहीं कि ये जो आपकी इमेज, इंटरनेशनल इमेज जो बनी हुई है, ये इमेज, इससे बाहर निकलने की जरूरत है पाकिस्तान को, इसलिए वहां की आवाम को इसका विरोध करने की जरूरत है। मुकीम साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? आपके पास कोई सबूत नहीं है किसी दुनिया के
बड़े ममालिक को आप कायल नहीं कर सके अपने नैरेटिव पर कि पाकिस्तान ने पहलगाम जैसा हमला कराया। पूरी दुनिया आप पर थू थू गाड़ियां हंस रही है, आप लोगों ने क्या फिल्म बनाई हुई है। और बदकिस्मती ये है, जब भी कोई आपके मुल्क में अमेरिका का नायब सदर वहां दौरा कर रहा है, तो आप इस तरह का ड्रामा रचा के आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि देखें जी यहाँ जो है वो हमला हो गया मकबूजा कश्मीर के पहलगाम में। तो ये हमला जो है वो आप लोगों ने खुद रचाया, ये तो साजिश है। पुलवामा एक जैसा ड्रामा सीरीज 2 आप लोगों ने जारी की है। और अगर आप जंग का इरादा रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई जंग होगी, लेकिन अगर जंग का इरादा रखते हैं तो ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान इससे बढ़कर जो है वो आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। हम तादाद में थोड़े, लेकिन हमारा कुव्वत ईमानी बहुत ज्यादा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह डरने वाले नहीं है। ये सरदार तैयब खान निचला सरहदों में सबसे पहले आपको नजर आएगा और आपको मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत है। मुकीम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुकीम साहब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 मुकीम साहब, एक अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि ये पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें आसिम मुनीर साहब का योगदान है। आसिम मुनीर साहब ने प्लान किया, आसिम मुनीर साहब की साजिश के तहत ही पहलगाम में हमला हुआ। यह अमेरिकी अखबार का दावा है और उसके बाद से दुनिया के तमाम देशों की मीडिया ये कह रही है। और अभी फिर मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूं आपको कि आपके देश के बड़े बड़े नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद पलता पुसता है। तो क्या आप लोगों को लगता नहीं कि अपनी इंटरनेशनल इमेज ठीक करें? आपको लगता नहीं है कि वहां जो आपकी बदनामी हो रही दुनिया में कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है, पाकिस्तान में आतंकवाद पलता पुसता, उससे बाहर निकलो आप लोग। ये जिस अमेरिकी अखबार की आप बात कर रहे हैं, मेहरबानी करके वो जरा स्लाइड चला, जरा मैं भी देखूं उसने क्या कहा है। ये मेरी नजर से नहीं गुजरा, जरा दिखाइएगा आपकी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी और मेरे लिए। आप लोगों को लगता नहीं कि आपको आपके देश की इमेज अच्छी होनी चाहिए? आपको लगता नहीं है कि इंटरनेशनल इमेज आपकी बहुत अच्छी नहीं है? आपको लगता नहीं कि आपके यहाँ के हालात ठीक नहीं है? उसके बाद भी आप लोग इस तरीके से पड़ोसी मुल्क में आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं, वहां से आतंकवादी भेजते हैं, आप हमारे देश के निर्दोष लोगों की जानें लेते हैं। आप मेहरबानी कीजिए वो जरा स्लाइड दिखा दें या वो आर्टिकल दिखा दें जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिखाऊंगा। आपके साथ अभी जब दोबारा आपके साथ रूबरू होऊंगा तो जरूर दिखाऊंगा। मुकीम साहब, लगातार आपके देश के नेता ये कह रहे हैं कि खून बहा देंगे, पानी रोका तो खून बहा देंगे, परमाणु बम गिरा देंगे। तो भारत आपको इतना कमजोर लगता है क्या कि आपकी इन धमकियों को सुनता रहेगा? पहली बात यह है कि अभी धमकी वाला स्टेज तो बाद में आ रहा है। यह सारा सिलसिला शुरू कहां से हुआ? पहलगाम से। पहलगाम के वाकये में आप कोई प्रूफ नहीं दे सकते कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। ना दुनिया की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा, ना किसी दूसरे मुल्क ने कहा, ना यूनाइटेड नेशंस ने कहा। पाकिस्तान ओपनली कह रहा है कि आप ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कर लें। पाकिस्तान कह रहा है कि हम हर प्लेटफॉर्म पे आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारा कसूर निकला तो हम हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। कीजिए। आप बिला वजह इल्जाम लगा रहे हैं। दिस इज अनदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। विराट जी, मुकीम साहब जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका जवाब आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि अब तक का इतिहास गवाह रहा है कि जितनी भी बड़ी आतंकी घटनाएं इस देश में हुई हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का हाथ रहा है, पाकिस्तानी सेना का हाथ रहा है, ISI का हाथ रहा है। विराट जी, आप मुझे लगता है बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगे मुकीम साहब को। देखिए आलोक जी, बस मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली तो ये कि पाकिस्तान सालों से, मतलब इतिहास गवाह रहा है, सालों से हमको धोखा देता आया है। इसलिए हम धोखे के आदी हो चुके हैं इनकी तरफ से, और हमें पता है कि हमको इनको जवाब देना है और हम जवाब दे भी चुके हैं। हर बार ये हमसे युद्ध किए हैं और हर बार हारे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। इनके पास पैसे हैं नहीं, ये पूरा देश इनका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। IMF के बेल आउट के पैसों से तो ये अपने यहाँ लाइट दे पा रहे हैं लोगों को, ऊर्जा संकट से और मुद्रास्फीति से जूझ रहे हैं। हमारे देश की बात करते हैं, हम एक उभरती हुई महाशक्ति है, एक उभरता हुआ देश है।
हमारी जीडीपी की बात करें तो हम $4 ट्रिलियन अगर हम देखें तो हम नॉमिनल जीडीपी पे हैं, ये आधा ट्रिलियन डॉलर भी नहीं पहुंचे हैं, है ना। हमारे अगर हम अपने विदेश के रिजर्व देखें, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें तो हम $600 बिलियन पे बैठे हैं, ये अभी $10 बिलियन के आसपास भी नहीं है। हम अपनी जीडीपी देखें, हम अपनी प्रति व्यक्ति आय देखें तो हम $3000 प्रति व्यक्ति आय पे बैठे हुए हैं, ये अभी $1200 पे ही बैठे हुए हैं। तो पैसे है ही नहीं इनके पास, लड़ने की ताकत है ही नहीं, बस ये अपने न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उसकी गीदड़ भपकी दिया करते हैं, इसके अलावा इनकी दम कुछ खास है नहीं, और ये लड़ नहीं सकते फुल स्केल वॉर। बस ये इसी तरीके से पीठ पीछे कहीं 25 लोगों को 30 लोगों को मार के हम लोगों को सिर्फ दहशतगर्दी के बारे में बताते हैं। इससे ज्यादा पाकिस्तान की ना कुछ दम थी और ना आगे होगी। जी बिल्कुल। सरदार तैयब साहब, बार बार आपके नेता, आपके पाकिस्तानी नेता ये धमकी देते कि मेरे पास परमाणु बम है, परमाणु बम गिरा देंगे। भारत के पास नहीं है क्या? आपको नहीं पता है क्या कि भारत के पास क्या तैयारियां हैं? लेकिन भारत आपको बार बार सुधरने का मौका देता है, लेकिन आप लोग सुधरने का नाम ही नहीं लेते। बदकिस्मती ये है कि भारत जो है वो जंगी जुनून पे उनके जो हुक्मरान है वो इस वक्त पागल हो चुके हैं, वज़रा उनके पागल हो चुके हैं, और आप समझते हैं कि आप हमें जो है वो आप हमें पत्थर मारे हो, हम आपको जवाब भी दे दे, तो ये तो नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान को आप जो है वो आंखें दिखाएंगे तो हम भी आपको आंखें तो दिखाएंगे, बल्कि न सिर्फ आंखें दिखाएंगे, पाकिस्तान की तरफ से आप मैली आंखों से देखेंगे, आपको आंखें निकाल देंगे। तो ये नहीं होगा, ये गिदड़ पकी नहीं है। पाकिस्तानी हिकमत ईमानी से सरशार कौम है, पाकिस्तानी जल्दी जल्दी कोई भी इस तरह, हम पीसफुल लोग हैं, हम फिर कहते हैं कि आप पुरअमन लोग हैं, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए भी तैयार है, तहकीकात के लिए भी ज़राना जो है वो तहकीकात के लिए भी पाकिस्तान तैयार है, और हमने ये कहा है, हमारे मिनिस्टरों ने ये कहा है कि तहकीकात के लिए पाकिस्तान तैयार है। लेकिन मसला क्या है कि आप लोगों को एक जो है वो इश्यू बनाकर उसको आगे उसको एक नैरेटिव बिल्ड करना है, और वो आप उसमें बुरी तरह नाकाम है। मुझे आप बताएं कि क्या सिख लोग आपके साथ हैं? क्या सिख जो वहां इस वक्त सिखों की जो तहरीक चल रही है खालिस्तान की, क्या वो इंडिया के साथ देंगे? हरगिज़ नहीं देंगे। जो मुसलमानों का कत्लेआम आप लोग कर रहे हैं वहां मकबूजा कश्मीर में जो कर रहे हैं, वो इसके अलावा इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं उन पर जो जुल्म बड़बड़ियत कर रहे हैं, क्या उनको आजादी है? कोई आजादी नहीं है। तो कहने का मकसद यह है कि आप अपने मुल्क में कभी आप कहते हैं हम पानी बंद कर देंगे, सिंध पास मांगे क्या पाकिस्तान का तरफा तौर पर पाकिस्तान ने कहा था कि हम करेंगे, ये तो आप कर ही नहीं सकते। वर्ल्ड बैंक इसका जो है वो फ्रीक है, और आप इसको एक तरफा तौर पर नहीं बंद कर सकते मायदे को। और अगर आपने इस तरह का कोई हरकत की तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी आपकी जवाब को भरपूर जवाब देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो बार बार जज करें, फिर धमकी। इन धमकियों से बाज आइए तैयब साहब। मुझे लगता है विजयन जी इस धमकी का तो मुझे लगता है विजयन जी जवाब देंगे। विजयन जी, इन पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या हो गया है, क्या गलत फहमी है इनको कि दिन भर ये इनके नेता, इनके लोग सिर्फ धमकियां ही धमकियां देते रहते हैं, और ये नहीं जानते कि भारत उनका बाप है, उस भारत से निकलकर पाकिस्तान बना हुआ है। ये इनके दिमाग में चढ़ता ही नहीं है कि भारत से तुम टकराने की हैसियत है तुम्हारी। अपने आप भूखे नंगे देश, खाने का ठिकाना नहीं इनका, लोग भूख से परेशान हो रहे हैं। पानी जब रुक जाएगा तो पानी के लिए भी तरसेंगे ये लोग, और लड़ाई की बात करते हैं ये लोग। विजय सिंह जी, मुझे लगता है आप बेहतर जवाब दे पाएंगे सरदार तैयब को। देखिए, सब में अहम बात यह है कि पाकिस्तान की फौज और वहां की जमहूरियत की चुनी हुई जो गवर्नमेंट है, इसको अपनी साख बचानी, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में कहा जाए कि पाकिस्तान की फजीहत हुई है और पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही खराब है। तो ऐसे में वहां की फौज की भी हालत खराब है, और बताया ये जा रहा है कि फौज सिर्फ जो पाक का जो पंजाब प्रांत है वहीं तक उसकी पकड़ है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का जो पूरा क्षेत्र है, यानी कि जो आप बलूचिस्तान हो गया, नॉर्थ वेस्ट का फ्रंटियर पार्ट हो गया, सिंध भी हो गया, ये सब जो क्षेत्र है यहाँ पर पाकिस्तान की फौज की पकड़ पूरी तरह से झीली हुई है। तो ऐसे में पाकिस्तान की फौज का जो पकड़ है सिर्फ पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां से है। तो ऐसे में पाकिस्तान की फौज और वहां के जो सैनिक प्रमुख आसिफ मुनीर, उनको अपनी साख पर जानी है, और दूसरी ओर शहबाज शरीफ और जमहूरियत के जो तमाम नुमाइंदे हैं उनको भी अब अपनी विश्व में साख बचानी है। तो इस लिहाज से ये माहौल बनाया क्या है कि ताकि विश्व का ध्यान पाकिस्तान की ओर जाए और पाक का थोड़ा सा माहौल बने, और थोड़ा सा पाक की ओर से जो पाक का जो तरफदारी में लोग आए। तो इस लिहाज से, और इसमें कोई शक की बात नहीं कि पाकिस्तान के हालात इस तरह की नहीं है। भारत के साथ पूरी तरह से जंग
एक वॉर की जो होता है, क्योंकि हमने दो वॉर देख लिया है कि दोनों वॉर में पाक की बड़ी फजीहत हुई है। और इस समय जो पूरे जो हमारे तो मीडिया में एक बड़ा एक चित्र जो वायरल हो रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है जो पाकिस्तान 71 वॉर में जब उसकी हार हुई थी तो पैंट डाउन सेरेमनी जो हुआ था, उसकी पूरी तरह से कहा जाए कि पूरा वो जो दृश्य है जो छाया हुआ है। तो ऐसे में पाक को अब अपनी जो पुरानी है यानी कि पास्ट को उसको याद करना चाहिए कि पास्ट में भारत और पाक के बीच में जब भी हुआ जंग तो किस तरह से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में अब फिर से जंग का एक माहौल बनाना, क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं कि पाक की फौज है वहां की एक पैरल गवर्नमेंट की तरह है और किसी भी तरह से वो सूरत में चाह रही है कि अपनी साख बचाया जाए फौज की। और यही नहीं, जो वहां के जो कट्टरपंथी तत्व हैं उनकी भी साख बहुत बड़ी खराब हुई है। तो हाल में अभी स्थिति उन लोगों के लिए भी वजूद का सवाल हो गया है, यानी कि 3 लोग हैं, यानी कि पाक फौज, वहां की जमहूरियत गवर्नमेंट और कट्टरपंथी ताकतें, इन सब के लिए अपनी वजूद और साख का सवाल है। इस लिहाज से वो तमाम तरह के माहौल बना रहा है और भारत में टेरर अटैक को अंजाम देने के लिए सब कुछ कवायद कर रहा है। जी मुकीम जी, आप तो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपको तो अपने देश की सैन्य क्षमता के बारे में भी पता है, आपको भारत की सैन्य क्षमता के बारे में भी पता है, आपको अपने परमाणु विपन्स के बारे में भी पता है, भारत के परमाणु विपन्स के बारे में पता है। उसके बाद भी इस तरीके की धमकियां कि मैं भारत में परमाणु बम गिरा देने की धमकियां आपके नेता देते हैं, आपके देश के जिम्मेदार लोग इस तरीके की बातें करते हैं, उनको शर्म नहीं आती कि भारत से तुम्हारी हैसियत है भारत से लड़ने की? आपकी टोन, आपके आर्गुमेंट्स वो ये जाहिर कर रहे हैं, और जो बातें आप बता रहे हैं कि आपको तो अपर हैंड हासिल है अगर जंग हुई, आप ये दावा करते हैं कि हमेशा आप जीते हैं, आपकी इकोनॉमी इस वक्त दुनिया में बहुत आला पोजीशन पर है और पाकिस्तान आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। तो मुझे ये बता दें कि 24 घंटे आपके कोई 2500 टेलीविजन चैनल सिर्फ इसी के ऊपर प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? उसकी बजाय कोई मनोरंजन का प्रोग्राम करें, वो सनी लियोनी और मल्का शेरावत का प्रोग्राम चलाएं, जनता को कोई मनोरंजन दें। ये भाड़ क्यों झोंक रहे हैं? इसके ऊपर बात करने की जरूरत ही क्यों है आपको? तो जब आप जीते हुए, आपकी इकोनॉमी बूम कर रही है, आपको मसला ही कोई नहीं है, पाकिस्तान आपको मैटर ही नहीं करता, तो भाईजान ये 24 घंटे जो आप ये जो रोना पीटना फैला रहे हैं ना करें। अभी दूसरी बात यह है कि वो एटम बम जो है वो लास्ट रिजोर्ट है। वो ये नहीं कोई कह रहा कि वो हाथ में लेके हम घूम रहे हैं और दिवाली के पटाखे की तरह फोड़ देंगे। फिर आपकी जो पढ़ी लिखी जनता है उसको मैं जरा 1-2 चीजें बताना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म से कि जंग कोई खेल नहीं होती। उस वक्त तो ये एटम बम वाली चीज भी हमारे पास नहीं थी। 1971 की जो जंग थी वो सिर्फ 2 हफ्ते जारी रही थी इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया के 2307 फौजी मारे थे, 45 जहाज गिराए थे और 73 टैंक तबाह किए थे। 1965 की जंग 17 दिन चली थी। इंडिया के 2735 फौजी मरे थे, 8255 जख्मी हुए थे। अब आप ये बता दें, उस वक्त एटम बम भी नहीं था, वो तैयारी भी नहीं थी और इस पोजीशन में भी हम नहीं थे जिसमें अब हम हैं। तो आप ये अंदाजा कर लें कि ये जीत और हार का फैसला तो बाद में होगा, लेकिन जो नुकसान इस रीजन को होगा सिर्फ इस वजह से कि बीजेपी बिहार का इलेक्शन जीत ले किसी तरह, इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के पीछे छुप के। मुकीम जी, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। अभी 6 महीना इलेक्शन के हैं, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आप हमको लगता है कि आपका ट्रैक सही नहीं है। 6 महीने हैं, अभी बहुत दूर है इलेक्शन के, बहुत दूर है। सरदार तैयब जी, आपको पता है कि बलूची आपका जीना मुश्किल किए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात बने हुए हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के बॉर्डर में आपकी क्या स्थिति बनी हुई है, उसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि भारत से भी मोर्चा खोल दो। अरे कुछ तो वहां की आवाम का एक तरीके से हालात देखने चाहिए, वहां की सरकार को, वहां की सेना को, कि हम अपनी आवाम को क्या दे रहे हैं। चारों तरफ युद्ध युद्ध युद्ध।
है। अगर आपकी इकोनॉमी इतनी मजबूत है तो हर साल 10,000 किसान खुदकुशी क्यों कर रहा है? हर साल 4 मिलियन बच्चियों का अबॉर्शन क्यों करा रहे हैं आप लोग? क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे? वक्फ बिल लाकर आप मुसलमानों को क्रश कर रहे हैं, बुलडोजर आपके यहाँ चल रहे हैं। यूपी के बॉर्डर पे 2 दिन के दौरान 20 मस्जिदें और मदरसे आपने गिरा दिए। ये कहां से आपके पास मुसलमानों खबर को है? और कश्मीरियों को बनाने हमारे यहाँ जो सम्मान, हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यकों को सम्मान है ना मुकीम जी, आप इंटरनेशनल मीडिया को पढ़ा करिए, आपको इससे पता चलेगा कि जो सम्मान अल्पसंख्यकों को भारत में मिलता है वो दुनिया में किसी देश में नहीं मिलता। किसी मुस्लिम देश में भी इतना सम्मान नहीं मिलता है जितना अल्पसंख्यकों को भारत के अंदर सम्मान मिलता है। मुझे लगता है विराट जी इस पर और डिटेल से बता पाएंगे आपको। विराट जी। जी आलोक जी, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो पाकिस्तानी जो जनता है उसको बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। और पाकिस्तानी फौज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, वो एक बहुत ही परेशान और पीजी हुई फौज है। 2-3 बार ये पिट चुके हैं, 2-3 बार ये हार चुके हैं, मुंह की खा चुके हैं, पर ये सुधरने वाले नहीं है, मुझे सुधरते नहीं दिख रहे। इनके लिए निर्णायक एक्शन, डिसाइसिव एक्शन लेना बहुत जरूरी है और ये फिर भी मानते नहीं है। आपने इनको कारगिल में देखा, आपने इनको 71 की वॉर में देखा। 93,000 सैनिकों ने इनके अपने हथियार डाले थे, उसके बावजूद हमने इतनी दरिया दिली दिखाई कि इनके लोगों को छोड़ दिया, इनके वतन वापस जाने दिया। उसके बावजूद ये आज भी लड़ने को तैयार है, पीठ में छुरा घोंपने को तैयार है और सामने से नहीं लड़ते हैं। ये सबसे जरूरी बात है, सामने से नहीं आते, ये पीठ पीछे से आते हैं और अपने आवाम को जो गरीबी और भुखमरी से मर रही है उसको एक दूसरा लड्डू दिखाने के चक्कर में, उसको गाजर दिखाने के चक्कर में ये इस तरीके की हरकत करते हैं। अपने आंगन में नहीं देखते कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहीं पे इनसे लड़ रही है। ये बहुत ऐसा बनते थे तालिबान के, तो उन्होंने भी इनको मुंह की खिला दी है। अफगानिस्तान से भी इनके संबंध अच्छे नहीं है। ये सिर्फ तुर्की, जिनसे ये अपना सामान असलाहा लेते हैं, गोला बारूद लेते हैं, और चाइना की दम पे ये आज की डेट में इंडिया से लोहा लेने को तैयार खड़े हैं। इनको नहीं पता कि वो भी धोखेबाज देश है, वो धोखा दे देंगे तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। आज खाने को नहीं है, कल मरने की नौबत आ जाएगी। बस इतना ही कहना चाहता हूं। बिल्कुल। तैयब साहब, आपको बलूचियों का अभी घटना जो हुई वो आपने देखी नहीं, किस तरीके से वहाँ की फौज के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हालात क्या थे वहाँ पर? पूरी की पूरी ट्रेन उन्होंने अपने कब्जे में ले ली थी। बलूचियों से आप लड़ नहीं पा रहे। खैबर पख्तूनख्वा की क्या हालात है आपको पता है सारी चीज़ें। इंटरनल चीज़ों से आप लड़ नहीं पा रहे हैं, अपने लोगों को भरपेट भोजन नहीं दे पा रहे हैं, अपने लोगों को भरपेट रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और सारे सीमाओं पर आपने मोर्चा खोल रखा है। अफगानिस्तान की सीमा पर उससे मोर्चा, भारत की सीमा पर भारत में लगातार पिछले 22 तारीख की शाम से लगातार एलओसी में फायरिंग हो रही है। ये क्या है? आप लोगों को शर्म नहीं आती? वहां की आवाम के साथ धोखा कर रही वहां की सरकार, वहां की आवाम के साथ वहां की फौज धोखा कर रही है, आईएसआई आपके साथ धोखा कर रही है, आपको एहसास नहीं है? मैं मुकीम साहब की बात को सेकंड करूंगा कि जिस तरह उन्होंने आपको आईना दिखाया और आपने उसका माइक यूज कर दिया और बात आपने कहा कि आप गलत लाइन पे जा रहे हैं। बिल्कुल गलत लाइन पे नहीं जा रहे। बिहार का इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी सरकार जो है वो इलेक्शन की आड़ में जो है वो लोगों को जो है वो जंग की तरफ धकेल रही है। इससे पहले भी जब इलेक्शन की कैंपेन हुई थी तो मोदी सरकार साहब जो है वो इसी तरह जंगी जुनून सवार था और फिर पुलवामा जैसा ड्रामा रचाया, फिर पाकिस्तान से आकर फिर टेस्टिंग चाहेगा, फिर आप लोगों को मजा चुकाया और फिर इंडिया में जो आप लोगों की दुर्गत लोगों ने बनाई, लोगों ने जो आप पर तनकीद की, फिर उधर से भी आपने सबक ना सीखा और आज फिर बिहार का जब इलेक्शन आना करीब हुआ तो आप लोगों ने फिर जो है वो एक ड्रामा शुरू कर दिया, जंगी जुनून शुरू कर दिया, फिर जंग लगाना शुरू कर दी। आपकी तरफ से ये सारा कुछ हो रहा है। पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं किया। पहलगाम तो हमने किया, ये फेलियर किसका? इंडिया आर्मी 7 लाख वहां जो आर्मी कायम है वो पाकिस्तान की आर्मी है जो आप लोग कई दिहाइयों से वहां कब्जा करके लोगों को कत्लेआम कर रहे हैं, मुसलमानों को तशद्दुद कर रहे हैं और वहां 7 लाख जो आर्मी आपकी तैनात है वो कैसे इतना बड़ा फेलियर हो गया? और कोई एविडेंस, कोई सबूत अभी तक 9 दिन गुजर गए इस वाक़े को, अभी तक भारत ने कोई भी इंटरनेशनली एविडेंस नहीं दिया। सिर्फ यहाँ भर के मारे हैं, यहाँ सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, इसके अलावा कुछ आपके पास नहीं। कोई सबूत तो दिखाए कि ये पाकिस्तान फला जगह पे ये पाकिस्तान मुलव्वस है। कोई इंटरनेशनल दुनिया को कहा तो कोई मुल्क आपका साथ नहीं दे रहा, कोई मुल्क आपको सिर्फ जहां हर जगह से थू ही हो रही है कि आप लोगों ने ये एक और ड्रामा रचाया। आपके जो अस्करी लोग हैं, जो आपके
लाजर सर्विस चीफ है या जो रिटायर है वो आपकी टीवी और चैनल्स पर नहीं बैठ रहे। 16 टीवी चैनल्स पाकिस्तान के आपने जो है वो बंद कर दिए हैं। आजादी ज़ाहिर राय है कोई नहीं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट इस चीज की मजम्मत कर चुकी है, मैं खुद उसका मेंबर हूँ। हमने आपका जो मकरू चेहरा है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट को दिखाया है। तो क्या भारत किस दुनिया में रह रहा है? ये कोई पुरानी 65 वाला दौर तो नहीं है, ये तो 2025 का दौर है। तो आप क्या चाहते हैं? फिर जनरेशन वॉर का दौर है। तो अब आप इस तरह के झूठ फैला के आप लोग झूठों पर यकीन नहीं करते। लोगों के पास सोशल मीडिया आ गया, लोगों के पास मोबाइल आ गया, लोगों क्यों जानते हैं। आप लोगों को पता है सारा कुछ ड्रामा आप लोगों ने जो रचाया, आपको जंग शंग करने में संजीदा भी नहीं है। सिर्फ आप समझते हैं कि इस तरह करेंगे तो हम जो है वो पता नहीं बहुत बड़े वो मुल्क बन जाएंगे। आप हिम्मत तो करें, अगर बहुत ही आपको शौक है। हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से इस मसले का हल हो। हम तहकीकात के लिए इंडिपेंडेंट तहकीकात के लिए पाकिस्तान ने कहा है कि हम तैयार है, लेकिन आप लोग इस चीज के लिए तैयार नहीं। आप में जंगी जुनून, आपके मसला सिर्फ नरेंद्र मोदी क्या है? जो नरेंद्र मोदी जो गुजरात का कसाई है, जो मुसलमानों का कत्लेआम करता है, जिसने बाबरी मस्जिद तक शहीद करा दिया है, दिन दिहाड़े मुसलमानों को आप कुछ रहे और आप यहाँ में सरदार तैयब आप लोग गलत ट्रैक पे चले जाते हो। आप लोग गलत ट्रैक पे चले जाते हो। आप जो एक्चुअल चीजें हैं उससे आप भटक जाते हो, आप गलत ट्रैक पे चले जाते हो। मुकीम साहब बार बार आपकी लगता नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से ये कुछ सुधार होना चाहिए, कुछ दिखना चाहिए कि नहीं हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवाद हमारे यहाँ पलता पूछता नहीं है, उसका सबूत उनको देना चाहिए कि नहीं आतंकवाद हमारे यहाँ नहीं पलता पूछता। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बदनाम अगर आतंकवाद को पालने पोसने में है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम है और आज यही वजह है कि आपके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। जो इस्लामिक कंट्री हैं वो भी आपका साथ देने को नहीं तैयार है। आपने पहले हमारे जो आपके बड़े रिस्पेक्टेबल गेस्ट उन्होंने गुफ्तगू की पाकिस्तान आर्मी के बारे में कि, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि जनरल कुमार को पहले ओहदे से हटाया गया जो कमांडर थे नॉर्दर्न कमांड के, और अभी कल रात को इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल एसपी धारकर को उनके ओहदे से हटाया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो एक पंजाब की गुलकारा है ज़ारा गिल, उसका एक गाना है पंजाबी का गीत है कि असी मुर्दाबाद नहीं कह सकते भूल के भी पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान को मर के भी मुर्दाबाद नहीं कह सकते। ये 5 साल पहले उस बच्ची ने गीत गाया था, अब उसको भी आपने बैन कर दिया। किस चीज का खौफ है आपको? हमारी समझ से बालातर है कि आप लोगों ने कोलकाता अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर तक को गद्दारी के मुकदमे में अंदर कर दिया कि उसने सिर्फ एक सोशल मीडिया पे ट्वीट की थी कि अमित शाह इस सारे ड्रामे का जिम्मेदार है। फिर वो भोजपुरी सिंगर है नेहा, उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाया और 10 मुकदमे और बना दिए। उसने ये कहा था अपनी सोशल मीडिया ट्वीट में कि 19 अप्रैल को नरेंद्र मोदी का तो विजयन सिंह जी आपने सुना ये सारी चीज़ें, दोनों मुकीम और सरदार तैयब खान दोनों को आपने सुना है। अभी भी इन लोगों को लगता नहीं कि सुधरने की स्थिति है। सरदार तैयब खान की बात भी आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सपोर्ट उनके साथ है। मुझे लगता है कि आप बेहतर ढंग से उनको बता सकेंगे सरदार तैयब को कि इंटरनेशनल सपोर्ट किसके साथ है, दुनिया किसके साथ खड़ी दिख रही है। विजयन जी जी भारत के सपोर्ट में वर्ल्ड हेल्थ के जो तमाम देश हैं वो तो है ही, और साथ ही साथ इसमें कोई शक की बात नहीं कि काफी देश के जो अवाम है उन सबकी सहानुभूति, सबका सपोर्ट भारत के साथ में है। और यही नहीं, जिस तरह से इस पूरे मामले में अब सऊदी अरब और यूएस ने पहल की है और वो चाह रहे हैं कि यूएस भी चाह रहा है सऊदी अरब भी, यानी कि जो काफी ऐसे मुस्लिम राष्ट्र हैं जो गल्फ के हैं और भी जो देश हैं वो सब भारत के साथ में है। तो जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पूरी तरह से भारत के साथ है। और भारत की जो डिप्लोमेटिक मनूवरिंग है और डिप्लोमेटिक जो स्ट्राइक हुई है उसमें भारत की कवायद ये भी रही है कि किस तरह से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से आइसोलेट किया जाए, और उसमें काफी हद तक पाकिस्तान और इनमें काफी हद तक भारत को कामयाबी मिली है। तो जाहिर तौर पर इस बात भी भारत की कवायद यही है कि किसी भी तरह, यानी कि जब
जब तब भारत के विदेश मंत्रालय ने जो तमाम विदेश के राजदूत दिल्ली में हैं, उन सब के राजदूतों को बुलाया और तमाम जो सबूत दिए और तमाम बात बताई कि किस तरह से जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसमें पाक का हाथ है और किस तरह से पाकिस्तान की जो फौज है और वहाँ के ISI है भारत में जिस तरह से टेरर अटैक करा रही है और टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, इन सब का सपोर्ट, इन सब का प्रूफ जब भारत ने जो तमाम विदेशी राजदूत दिल्ली में उन सब को दिया, उसके बाद से जो तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है सब भारत के सपोर्ट में है और सभी चाह रहे हैं कि जो भी टेरर के हब्स हैं जो पाक में है और पाक के कई जो क्षेत्र है वहां पर है, उन सबको खत्म किया जाए और खत्म करने के लिहाज से जो भारत का एक नया यानी कि जब यूएस का वॉर और टेरर था 9/11 के बाद से, तो भारत का भी अब वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ है। तो इस वॉर ऑन टेरर में दुनिया के जो तमाम देश हैं जो भारत के साथ में है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का जो सपोर्ट है वो पूरी तरह से भारत के साथ में है और वो ये चाह रहे हैं कि आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत जो कार्रवाई करेगा उसका सपोर्ट उन सब देशों का रहेगा। तो जाहिर तौर पर भारत की जो साथ तो है ही और इसमें पाकिस्तान की तरफ से कई दशकों से टेररिज्म को प्रमोट किया जा रहा है और इन तमाम सबूतों और प्रूफ को भारत ने दुनिया के सामने बताया है और दिखाया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का सपोर्ट पूरी तरह से भारत के साथ। जी विराट जी, भारत की तरफ से अब तक जो भी एक्शन लिया गया, जो भी कदम उठाए गए, चाहे वो कूटनीतिक स्ट्राइक की बात कर रहे हो हम लोग या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हो या माइंड गेम वार की बात कर रहे हो, क्या उससे हम लोग पाकिस्तान को घेरने में कामयाब हो पाएंगे या फिर अभी भारत को कुछ और भी करना पड़ेगा? देखिए, मेरा ये कहना है कि सैन्य कार्रवाई ही अंतिम स्टेप होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जो है उसके थ्रू भारत ने पाकिस्तान को कई सालों से घेर रखा है। ये उनकी नेगेटिव लिस्ट में, उस लिस्ट में है जहां पे पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव रहता है, इनको पैसे नहीं मिल पाते हैं दूसरे देशों से, इनको लोन्स नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम भारत ने पिछले कई साल से उठाया हुआ है पाकिस्तान को FATF की उस नेगेटिव लिस्ट में रखने का। इसके अलावा भारत को लगातार जो अरब देश हैं उनसे अच्छे संबंध बना के रखने पड़ेंगे ताकि, और हमने वैसा किया भी है पिछले 10 सालों में और हमको आगे भी उसी तरीके से बढ़ना है। चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अन्य अरब देश हो, उनके साथ जब हमारी मित्रता रहेगी और आज है भी, उसकी वजह से पाकिस्तान और आइसोलेटेड महसूस करने लगा है। पहले ये क्या करते थे, OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज और इधर उधर की जो फ्रिंज जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको साथ में लेके ये भारत को घेरने की कोशिश करते हैं, पर भारत ने पिछले 10-15 सालों में इस जो कूटनीतिक बढ़त हासिल कर ली है और पाकिस्तान को काफी हद तक आइसोलेट कर दिया है। तो हमें इस क्षेत्र में भी लगातार, कूटनीतिक क्षेत्र में भी काम करते रहना होगा और सिर्फ सैन्य कार्रवाई से ही बेनिफिट नहीं होगा। जी बिल्कुल। विजेंद्र जी, 2-3 चीजें आपसे जानना चाहूंगा। एक तो बांग्लादेश की जो नई दोस्ती शुरू हुई पाकिस्तान के साथ, उसका इम्पैक्ट भारत के लिए कितना नफा नुकसान वाला होगा। दूसरा, अफगानिस्तान से बिल्कुल इस समय पाकिस्तान का ठीक नहीं चल रहा है, तो अफगानिस्तान का क्या रुख रहने वाला है। चीन का रुख के बारे में भी आपसे बहुत डिटेल में जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे अहम बात है कि भारत बांग्लादेश की बात है, अच्छी बात है कि उसके संबंध, भारत और बांग्लादेश के संबंध तो ठीक रहे हैं, लेकिन जब से वो शेख हसीना नहीं है, उसके बाद से जो वहाँ माहौल बने हैं और वहाँ जो गवर्नमेंट बनी है सब भारत के खिलाफ है। लेकिन जब से ट्रंप की गवर्नमेंट आई है और ट्रंप ने पूरी तरह से ये बात बता दिया और कह दिया है कि बांग्लादेश में जो कुछ भारत डिसीजन लेगा वो का होगा और ट्रंप का और यूएस की जो गवर्नमेंट है उसका पूरा सपोर्ट रहेगा। उसके बाद से वहां पर जो पाक जिस तरह से पुरानी खोई हुई जमीन तलाश रहा था और वहां पर एक बार फिर से यानी कि बांग्लादेश को बेस बनाकर पाक चाह रहा था कि जो बांग्लादेश और भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर भी आतंकवाद को प्रमोट किया जाए और बढ़ावा दिया जाए और इस तरह के टेरर अटैक्स को अंजाम दिया जाए। इस पर पूरी तरह से लगाम लगा दिया गया और BSF और फोर्स की जो तैनाती हुई है और वहां पर जो कहा जाए कि जो उसमें भारत की तरफ से प्रो जो बातें हुई है उसके
उसके बाद से वो पूरी बात अब खत्म हो गई है। लेकिन जहां तक अफगानिस्तान की बात है तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध तो अच्छे हैं ही, और साथ ही साथ अफगानिस्तान ने की जो गवर्नमेंट है उसने भी पहलगाम अटैक की निंदा की है, और उसने भी कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ में है। तो जाहिर तौर पर ये कोई बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से भारत अपने चारों यानी कि पाक के चारों ओर घेरने की जो कवायद कर रहा है, उसका हिस्सा ये भी है कि अफगानिस्तान की तरफ से भी कहीं पाक को घेरने की कवायद होगी। तो पाक कहता है एक जो भारत का जो प्लान है उस प्लान बी का पार्ट यही है कि अफगानिस्तान का जो फ्रंट है उसके तरफ से भी पाक पर दबाव बनाया जाएगा। तो जाहिर तौर पर बलूचिस्तान का तो क्षेत्र है ही, और सिंध में भी जो भारत जो सपोर्टिव जो तत्व हैं वो सब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, और भारत के सपोर्ट में भी बयान भी दे रहे हैं, और भारत के सपोर्ट में वहां पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर, और यही नहीं, पीओके का क्षेत्र है वहां की आवाम भी अब पाकिस्तान के सरपरस्ती से बाहर जाना चाह रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर भी तो माहौल है, लेकिन जहां तक बांग्लादेश की बात है वहां पर वहां के थ्रू यानी कि बांग्लादेश के थ्रू जिस तरह से पाकिस्तान चाह रहा था कि भारत के खिलाफ कुछ माहौल बना देंगे, वो अब बिल्कुल खत्म हो गया। क्या है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसा रास्ता और व्यवस्था नहीं है कि जिसके थ्रू वो भारत पर दबाव बनाए। एक चीन है जो चीन पाकिस्तान के सपोर्ट में रहेगा ही, और हम पूरी तरह से ये बात ध्यान दे रहे हैं कि इस घड़ी में अगर भारत की तरफ से ये मैच बढ़ रहा है और लिमिटेड वॉर की तरफ जा रहा है, जो कि ये जा रहा है, तो ऐसे में चीन का रोल बेहद अहम रहेगा, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के बीच में जो 2 दिन पहले हुई है बातचीत, वो बेहद अहम रही है, और चीन हर संभव कहा है कि वो पाक को मदद देगा। तो ऐसे में भारत की तरफ से जो एक्शन लिया जाएगा वो एक्शन पर निगाहें चीन की भी है, और भारत क्या कर रहा है उस पर भी चीन लगातार ट्रैक कर रहा है। तो ये एक भारत के लिए थोड़ी कंसर्न की बात है, लेकिन उसके अलावा भारत के और भी जो भी बॉर्डर्स है, बांग्लादेश हो गया है चाहे और भी है, वहां पर कुछ इस तरह की बात फिलहाल सामने नहीं आ रही है। और जहां तक चूंकि भारत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, भारत पाकिस्तान के आतंकवाद फैलाने की नीति के खिलाफ है, और इस नीति के तहत दुनिया के जो तमाम देश है वो भारत के साथ में भी है, और भारत का सपोर्ट भी दे रहा है कि किसी भी तरह से जो आतंकवाद का जो क्षेत्र है, जो डेन है, उसको भारत नष्ट करना चाह रहा है। इन सब के साथ वो इस लिहाज से भारत की जो भी वर्ल्ड के जो बड़े बड़े देश हैं वो भारत के साथ हैं। तो दोनों तौर पर भारत का तो अपर हैंड है ही नहीं, और लेकिन इससे अहम बात है कि भारत क्या जो एक्शन क्या हो रहा है, क्योंकि भारत अभी बहुत कुछ स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, और बहुत कुछ प्लान करके जा रहा है। तो जाहिर तौर पर एक डायरेक्ट मिलिट्री जो अटैक की बात जो पाक मान रहा था और एक माहौल बनाया जा रहा था, ये पूरी तरह से ही नहीं है। भारत किसी भी सूरत में वो नहीं करेगा। कहीं ऐसी स्थिति बनी तो लिमिटेड वॉर की स्थिति बनी, वो भी बेहद अहम है। और इस बार इसमें कोई शक की वजह जिस तरह से विराट जी ने साफ तौर पर कहा है, इस तरह से इस बार जो अटैक किया जाएगा वो आपका आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों का एक कोऑर्डिनेशन जरूर दिखाई दे। जी बिल्कुल ठीक है विराट जी, भारत का कूटनीतिक स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, और भारत बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर किसी तीसरे का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन इधर जब से पहलगाम हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से हमने देखा कि ईरान भी चाहता है और ये कह रहा है कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। कुछ गल्फ कंट्री भी, सऊदी अरब भी कह रहा है कि हम दोनों देशों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने बहुत क्लियर कहा कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। तो क्या भारत मध्यस्थता स्वीकार करेगा, या ऐसी स्थितियां आ सकती हैं कि किसी तीसरे के हस्तक्षेप को भारत स्वीकार करे पाकिस्तान के मुद्दे पर? आलोक जी, इसकी प्रोबेबिलिटी तो लगभग ना के बराबर है। भारत की शांतिपूर्ण, विकास केंद्रित और व्यावसायिक जो कूटनीतिक नीति रही है, उसने पाकिस्तान को पारंपरिक जो उनकी लड़ने झगड़ने की आदत रही है और जो उनकी राजनीतिक बढ़त थी पहले कुछ देशों के साथ, सऊदी अरब के साथ, ईरान के साथ, उसको अभी बहुत बुरी तरीके से ब्लंट कर दिया, हटा दिया। मध्यस्थता तो किसी भी हाल में मुझे नहीं दिखता। आपको एक हास्यास्पद बात बताऊं तो अभी बांग्लादेश ने भी बोला कि हम
मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। तो आप ये सब देख सकते हैं कि ये सोची समझी साजिश के तहत इस तरीके की बातचीत होती है, पर मध्यस्थता तो होनी नहीं है। बंदर ही जीतेगा अगर इस तरीके की बंदरबाट होगी तो ऐसा भारत को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ खुद से ही या तो डायलॉग होगा, नहीं तो हमारा जो भी लिमिटेड एक्शन होगा, सैन्य कार्रवाई होगी वो होगी, पर इसमें मध्यस्थता की बात तो मुझे नहीं दिखती। एक गौर करने वाली बात जो है वो ये है कि इसमें फायदा आप देखिए चीन का बहुत जबरदस्त है। चाइना आगे बढ़ रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है। हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो लगभग 6.5% है। चाइना की भी रेट ऑफ ग्रोथ लगभग इसी के आसपास है। पाकिस्तान की रेट ऑफ ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ, वो 1.5% के आसपास है। तो चाइना ने या चीन ने भारत को एक तरीके से फंसा रखा है पाकिस्तान के साथ। हम एक ऐसी छोटी सी शक्ति से लड़ने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। हमें एआई की बात करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोटिक्स की बात करनी है, हमें ट्रेड की बात करनी है, हमें स्पेस की बात करनी है। हम उन सारी बातों के मुद्दों से भटक कर हम आज की डेट में पाकिस्तान से क्लब हो रहे हैं। तो हमें उससे भी बचना होगा। हमें चाइना अपने नीचे रखना चाहती है, इस बात का हमें ध्यान देना होगा। तो ये जो चाइना वाला एंगल है ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे बहुत सोच समझ के हमें अपनी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि हमारा मुकाबला पाकिस्तान से बिल्कुल भी नहीं है, चाइना से जरूर है। और हम लोग एशिया की दो बढ़ती हुई महाशक्तियां हैं, और इसके लिए हमें ये सतर्क रहना होगा कि चाइना हमें किसी भी तरीके से पाकिस्तान के बराबर या पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं ताकि रोक ना दे हमें आगे। बिल्कुल ठीक है विराट जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका शुक्रिया करूंगा, और बिजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। सरदार तैयब और मुकीम अहमद पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। युद्ध से पहले ही भारत का खौफ इतना है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री कभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से गुहार लगाते दिख रहे हैं, तो कभी यूएई और सऊदी अरब के नेताओं से भारत को रोकने की अपील करते दिख रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिका तक से गुहार लगा डाली है। मंगलवार को जब पीएम मोदी दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे तो टेंशन में आकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के चीफ एंटोनियो गुटेरेस को भी फोन मिला डाला था। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें समझा दिया है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। मुद्दे की बात में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए TV27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।